सब्सक्राइब कीजिए तेजस एजुकेशन पॉइंट चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरी लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस पहुंच सके आप तक सबसे पहले। हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर गुड। और वैसे तो आपने थंबनेल देख ही लिया और आप समझ चुके हैं कि आज हम किस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम डिस्कस करेंगे मिड टर्म एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को, जो कि क्लास 12 से होने वाला है। और इसका बेसिकली जो हमारा पर्पस है इसे सॉल्व करने का या आपको समझाने का कि आपने क्या क्या जो मिस्टेक है वो अपने इस एग्जाम में की है और इसे फ्यूचर में हम कैसे सुधार सकते हैं। तो ये जो वीडियो लेक्चर है ये 2 पार्ट में रहेगा। पहले पार्ट में हम जो है वो 6 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चन है जो कि सबसे ज्यादा स्कोरिंग है वहां पर उसको डिस्कस करेंगे, और इसके सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे बाकी का जितना जो पेपर रह गया उसे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू करते हैं हम अपने आज की क्लास मेरे यानी लेक्चरर उदय कुमार के साथ। चलिए क्विकली चलते हैं हमारे लास्ट पार्ट की तरफ, यानी कि पार्ट ई, जिसमें सभी क्वेश्चन जो है वो 6 अंकों के लिए हैं। और यहाँ पर आपको सभी क्वेश्चंस में ऑप्शन मिलते हैं, यानी कि आप या तो पार्ट ए कर सकते हैं या पार्ट बी कर सकते हैं। और यहाँ पर हम जो है वो दोनों पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो क्विकली चलते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 27 के फर्स्ट पार्ट की तरफ, जहाँ पर क्वेश्चन है चीन व भारत के बीच तनाव के किन्हीं 3 मुद्दों को पहचानिए और इन तनावों के मुद्दों को सुलझाने के कोई 3 उपाय जो हैं वो सुझाइए। तो देखिए बेसिकली अगर मैं कहूँ, भारत और चीन के बीच जो विवाद का मुख्य स्थल है वो है सीमा विवाद, जिसे हम LAC के नाम से जानते हैं। जल संसाधन का प्रबंधन यानी कि ब्रह्मपुत्र और व्यापार घाटा है। तो ये बेसिकली 3 जो सेक्टर्स हैं जहां पर विवाद है। पहला क्या हो गया? LOC हो गया, दूसरा हो गया जल प्रबंधन और तीसरा हो गया व्यापार घाटा। तो सीमा विवाद राजनीतिक एवं सैन्य तनाव के कारण बनता है। जल संसाधन पर अगर विवाद की बात करें तो उत्तर पूर्व राज्यों को ये जो है वो प्रभावित करता है। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं व्यापार की, तो व्यापार में चीन की अधिक निर्यात भारत की आर्थिक चिंता है। तो ये वो प्रॉब्लम्स है जो कि आपके इस क्वेश्चन में पूछी गई है। और समाधान के रूप में हम कह सकते हैं कि संवाद का सुदृढ़ बनाना, यानी कि संवाद को, बातचीत को मजबूत बनाना, विश्वास निर्माण करना और क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाना जो है वो इन क्षेत्रों में आवश्यक है। दोनों देशों की सीमा समाधान के लिए समझौते, जल संसाधनों के सतत उपयोग के नियम बनाना जो है उससे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। और साथ ही साथ व्यापार की कहें तो व्यापार को संतुलित करने के लिए नीतियां बनानी चाहिए। इस प्रकार आपसी विश्वास और सहयोग बढ़ाकर संकट को हल किया जा सकता है। तो इस तरीके के पॉइंट अगर आपने अपने क्वेश्चन में लिखे हैं तो यहाँ पर एग्जामिनर जो है वो आपके नंबर नहीं काट सकता। चलिए इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के बी पार्ट की तरफ, यानी कि जो अथवा वाला दूसरा क्वेश्चन है। और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है आसियान समुदाय के मुख्य स्तंभों के महत्व का विश्लेषण कीजिए। तो स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा लेंदी जरूर है, लेकिन ये स्कोरिंग भी उतना ही है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि आसियान के जो 3 स्तंभ हैं उनका हर स्तंभ का क्या क्या महत्व है। तो यहाँ पर जैसा कि हमें पता है कि आसियान समुदाय के जो 3 स्तंभ है, सबसे पहला है राजनीतिक सुरक्षा, दूसरा है आर्थिक समुदाय और तीसरा है सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। तो अगर इन तीनों के महत्व की बात करें तो राजनीतिक सुरक्षा समुदाय का जो महत्व है उसके अनुसार हम लिख सकते हैं कि आसियान राजनीतिक सुरक्षा समुदाय सदस्य देशों के मध्य विश्वास, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और क्षेत्रीय स्थायित्व को बढ़ावा देता है। यह बाहरी हस्तक्षेप, सैन्य टकराव और विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से हल करने पर केंद्रित रहता है। इससे क्षेत्र में स्थिरता बनी रहती है और नई साझेदारियों के लिए जो भूमि है वो तैयार होती है। चलिए इसी के साथ दूसरे स्तंभ की तरफ चलते हैं। दूसरा जो स्तंभ है वो क्या कह रहा है? आर्थिक समुदाय का जो महत्व है वो हम इस प्रकार देख सकते हैं कि आसियान
आर्थिक समुदाय क्षेत्रीय व्यापार, निवेश और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करता है और इसके तहत सदस्य देशों की अर्थव्यवस्था का एकीकरण होकर मुक्त व्यापार क्षेत्रों का निर्माण होता है, जिससे उत्पादन, रोजगार और जीवन स्तर में क्या आता है, सुधार आता है। और ये वैश्विक व्यापार में आसियान को महत्वपूर्ण भूमिका देता है और साथ ही साथ सदस्य देशों के बीच आर्थिक असमानता को कम करने का प्रयास भी करता है। तीसरे पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय है, उसका जो महत्व है वो है कि यह शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन, सांस्कृतिक संरक्षण और क्षेत्रीय जड़ता को मजबूत करता है और साथ ही साथ सदस्य देशों के नागरिकों के बीच सहयोग, बंधुत्व और सांस्कृतिक आदान प्रदान को भी क्या करता है, ये बढ़ावा देता है, जिससे क्षेत्रीय पहचान और सामाजिक सशक्तिकरण को बल मिलता है। तो स्टूडेंट, इस प्रकार हम निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि आसियान की तीनों स्तंभ सामूहिक रूप से दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की समृद्धि, सुरक्षा और सामाजिक प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। ये देशों के लिए आपसी सहयोग, क्षेत्रीय स्थिरता और वैश्विक मंच पर प्रभावशाली उपस्थिति का माध्यम बनते हैं। इससे सदस्य देशों को वैश्वीकरण के युग में सामूहिक शक्ति और अवसर मिलते हैं। तो स्टूडेंट, अगर आपने इस तरीके से इस क्वेश्चन को फ्रेम किया है अपने आंसर बुकलेट में, तो जो एग्जामिनर है वो आपको उतने मार्क्स तो देगा ही, यानी कि 6 के 6 तो देगा ही, लेकिन साथ ही साथ अब उसको ये भी समझ आ जाएगा कि आपको अपने सब्जेक्ट की कितनी अच्छी नॉलेज है। तो चलिए इसी के साथ क्विकली चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि इसी सेक्शन से है, यानी कि सेक्शन ई से है। और यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, दक्षिण एशिया को लोकतंत्र की स्थापना और स्थायित्व के किन 3 प्रमुख चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, भारत और पाकिस्तान के उदाहरणों द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो स्टूडेंट, यहाँ पर आप आंसर की अगर मैं बात करूँ तो आंसर को तो आप बहुत ब्रॉडर वे में लिख सकते हैं, क्योंकि सबका अपना एक राइटिंग स्टाइल होता है। तो यहाँ पर हम बेसिकली जो मेन पॉइंट है जो कि एग्जामिनर आपसे इस क्वेश्चन में चाह रहा है, केवल उसको डिस्कस करेंगे। और अगर हम दक्षिण एशिया की बात करें तो दक्षिण एशिया में लोकतंत्र की अगर स्पेसिफिकली बात की जाए तो वहाँ पर जातीय विविधता, सैन्य हस्तक्षेप और कमजोर संस्थाओं जैसी चुनौतियों का जो सामना है वो दक्षिण एशिया को लोकतंत्र की स्थापना में करना पड़ा। अगर भारत के केस में कहा जाए तो भारत में विविधता, संविधान और चुनाव आयोग की शक्ति से लोकतंत्र जो है वो अभी तक टिकाऊ बना हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम पाकिस्तान जैसे देशों की बात करें तो पाकिस्तान में कई बार सेना ने जो है वो सत्ता का हस्तांतरण कर लिया, उसे हथिया लिया है, जिससे राजनीतिक अस्थिरता जो है वो वहां पर हमेशा बनी रही है। वहां अल्पसंख्यकों के अधिकार व स्वतंत्रता जो है वो सीमित रहती है। इन उदाहरणों से हम कह सकते हैं या स्पष्ट होता है कि योग्य संस्थागत संरचना और जन सहभागिता से ही लोकतंत्र जो है वो मजबूत रह सकता है। और भारत में संस्थाओं की मजबूती व कानूनी प्रक्रिया लोकतंत्र की क्या करती है बेटा, यहाँ पर वो उसकी रक्षा करती है। जबकि पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में संस्थागत कमजोरी जो है वो सबसे बड़ी बाधा रही है। एक मुख्य पॉइंट के रूप में हम ये भी देख सकते हैं कि वहां पर जो धर्मगुरु है उनका राजनीति में जो हस्तक्षेप है उसके कारण भी वहां पर लोकतंत्र जो है वो इतना स्टेबल नहीं रह पाया है। चलिए क्विकली चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है अथवा वाला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 28 का ही बी पार्ट है। और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि बांग्लादेश में 1971 के मुक्ति संग्राम के मुख्य कारणों को स्पष्ट कीजिए। इस संघर्ष में भारत की जो भूमिका है उसे स्पष्ट कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहले पार्ट के लिए आपको 3 अंक मिलेंगे और दूसरे पार्ट के लिए भी 3। तो टोटल ये क्वेश्चन जो है वो 6 अंकों का है। जल्दी से चलते हैं अब इसके आंसर की तरफ कि इसका एक्सपेक्टेड आंसर जो है वो आपको क्या लिखना चाहिए था। तो जैसा कि आप अपने डिस्प्ले में देख पा रहे हैं, दूसरी तरफ जो है इसका आंसर जो है वो भी फ्लैश हो रहा है, तो आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। और मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इसमें फर्स्ट पार्ट में आपको
क्या लिखना चाहिए था। जो पार्ट 1 है उसमें 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के प्रमुख कारणों को पूछा गया है। तो इसमें सबसे पहला कारण है राजनीतिक असंतुलन और भेदभाव। इसमें आप लिख सकते हैं कि पूर्वी पाकिस्तान, जिसे आज या वर्तमान में हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, के लोगों को केंद्र में राजनीतिक प्रतिनिधित्व जो था वो नहीं मिल रहा था और 1970 के आम चुनावों में शेख मुजीबुर रहमान की आवामी लीग ने पूर्वी पाकिस्तान में स्पष्ट बहुमत मिला, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान ने सत्ता के हस्तांतरण से यानी कि उनको सत्ता देने से इनकार कर दिया। दूसरे पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि ये संग्राम क्यों हुआ। सांस्कृतिक और भाषाई मतभेद जो है वो भी वहां पर देखे जा सकते थे। तो पूर्वी पाकिस्तान के नागरिकों को मुख्य भाषा जो थी वो बंगाली थी, जबकि केंद्रीय शासन ने उर्दू को थोपने की कोशिश वहां पर की थी, जिसकी वजह से सांस्कृतिक अलगाववाद और पहचान का दमन स्वतंत्रता आंदोलन का प्रमुख कारण बने। तीसरा हम देख सकते हैं कि पाकिस्तानी सेना ने जो अत्याचार किए वो भी एक प्रमुख कारण था। फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि 25 मार्च 1971 को ऑपरेशन सर्च लाइट के तहत पाकिस्तानी सेना ने आम लोगों पर भारी हिंसा, जो कि उसे देखा जा सकता है लाखों बांग्लादेशी नागरिकों की हत्या हुई। अत्याचार और मानवाधिकार उल्लंघन ने संघर्ष को और ज्यादा तेज कर दिया। लाखों लोग भारत की सीमा में शरण लेने आए, जिससे शरणार्थी संकट जो है वो भारत में भी पैदा हो गया। तो ये तो हो गया इसके पार्ट 1 का आंसर, यानी कि यहाँ तक अगर आप ये 3 पॉइंट लिखते हैं तो आपने अभी आधा ही क्वेश्चन किया है और इसके लिए आपको केवल 3 ही अंक मिलेंगे। दूसरे पार्ट में जहां पर भारत की भूमिका इस संघर्ष में आपको बतानी है, तो यहाँ पर हम पहले पॉइंट के रूप में देख सकते हैं कि शरणार्थियों की सहायता। तो भारत शुरू से ही हेल्पिंग कंट्री रहा है और उसने अपने नेबरिंग कंट्रीज को हमेशा से मदद करने की कोशिश की है। उसी के तहत पाकिस्तानी सेना की हिंसा से लाखों शरणार्थी जो कि भारत की सीमा पर आ गए थे, भारत ने इन शरणार्थियों को आश्रय दिया और भोजन जैसी जो बेसिक फंडामेंटल नीड्स हैं उन्हें फुलफिल किया। दूसरे पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि राजनीतिक प्रयास और वैश्विक समर्थन भी जो है वो भारत के द्वारा वहां प्रदान किया गया। भारत ने बांग्लादेश के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाया और बाकी देशों से समर्थन मांगा। अगस्त 1971 में भारत सोवियत संघ के साथ संधि भी की गई, जिसके कारण क्या बना, ये एक अलग देश बन गया। थर्ड पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि मुक्ति वाहिनी को समर्थन और सैन्य हस्तक्षेप जो है वो भी भारत के द्वारा किया गया। भारत ने मुक्ति वाहिनी बांग्लादेशी स्वतंत्रता सेनानी जो थे उनको प्रशिक्षण, हथियारों और रणनीतिक सहायता जो है वो भी प्रदान की। अंततः दिसंबर 1971 में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की, जिससे पाकिस्तानी सेना को क्या करना पड़ा, आत्मसमर्पण करना पड़ा और बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया। तो स्टूडेंट, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राजनीतिक, सांस्कृतिक और मानवीय कारणों से बांग्लादेश में मुक्ति संग्राम जो था वो शुरू हुआ, जिसमें भारत की जो भूमिका थी वो निर्णायक रही। ये क्विकली चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 29। और यहाँ पर ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये पूछा गया है कि सुरक्षा की पारंपरिक और गैर पारंपरिक अवधारणाओं के बीच किन्हीं 3 अंतरों को उजागर कीजिए। यानी कि आपको 3 डिफरेंस बताने हैं सुरक्षा की पारंपरिक धारणा और उसकी गैर पारंपरिक धारणा में। तो स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ पर आपको 3 जो है वो अंतर बताने सुरक्षा की पारंपरिक और गैर पारंपरिक धारणाओं में। तो पहले अंतर के रूप में हम देख सकते हैं कि खतरे के स्रोत। तो पारंपरिक सुरक्षा के अंदर जो खतरे का स्रोत होता है वो मुख्य रूप से बाहरी राष्ट्र या सेना होती है, जैसे युद्ध, सैन्य आक्रमण या क्षेत्रीय अखंडता को खतरा। गैर पारंपरिक के अंदर अगर हम इसको देखेंगे तो इसका जो स्रोत होता है वो किसी देश के या समाज के भीतर होता है या पूरी मानवता के लिए हो सकता है, जैसे आतंकवाद,
पर्यावरणीय संकट, महामारी, साइबर अटैक आदि। दूसरे पॉइंट के रूप में देख सकते हैं कि सुरक्षा के क्षेत्र और ध्यान। तो पारंपरिक सुरक्षा का ध्यान जो है वो राष्ट्र की संप्रभुता, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा पर केंद्रित रहता है। वहीं दूसरी तरफ गैर परंपरागत की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सुरक्षा जो है वो मानव सुरक्षा, व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिरता, सामाजिक सुरक्षा आदि विषयों पर केंद्रित रहती है। तीसरा जो बहुत बड़ा अंतर है वो है तरीकों में अंतर। पारंपरिक सुरक्षा में सैन्य शक्ति, सुरक्षा व्यवस्था, युद्ध और सत्ता संतुलन का मुख्य साधन माना जाता है। वहीं गैर परंपरागत की अगर हम बात करें तो वहां पर अंतरराष्ट्रीय सहयोग, मानवाधिकार संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, तकनीकी समाधान, आपदा प्रबंधन को प्राथमिकता जो है वो दी जाती है। तो इन तीन अंतरों से स्पष्ट हो जाता है कि जो पारंपरिक सुरक्षा है वो बेसिकली राष्ट्र और सैन्य व्यवस्था तक केंद्रित है। वहीं गैर पारंपरिक जो सुरक्षा है वो मानव समाज और अन्य विविध गैर सैन्य पहलुओं पर केंद्रित रहती है। क्विकली चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि अथवा में है और क्वेश्चन है भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति के प्रमुख घटकों की व्याख्या कीजिए। तो स्टूडेंट इस तरीके के जो सवाल होते हैं वो 6 मार्क्स के हैं, यानी कि आपको कम से कम 6 पॉइंट लिखने हैं और हर पॉइंट जो है वो आपका 1 मार्क्स का होगा, या फिर आप 3 पॉइंट लिखकर उन्हें एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। तो ये फ्री हैंड क्वेश्चन है, आप जो है वो अपनी सहूलियत के हिसाब से यहाँ पर अपना आंसर जो है वो फ्रेम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम जो है वो 6 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे ताकि आप जो है उसे बेटर वे में समझ पाए। तो यहाँ पर हम भारत की सुरक्षा और बेसिकली कहा जाए तो राष्ट्रीय सुरक्षा नीति के जो 6 प्रमुख घटक हैं वो ये हो सकते हैं। पहले घटक के रूप में हम देख सकते हैं कि सीमाओं की सुरक्षा और सैन्य शक्ति। इसके अंतर्गत हम देख सकते हैं कि देश की भौगोलिक और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए मजबूत सैन्य क्षमताओं तथा सीमा सुरक्षा को प्राथमिकता जो है वो दी जाती है, जिसमें थल सेना, जल सेना, वायु सेना और परमाणु सुरक्षा जो है वो शामिल है। दूसरे पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं आंतरिक सुरक्षा, यानी कि आतंकवाद, नस्लवाद, सांप्रदायिकता, साइबर अपराध, संगठित अपराध एवं अशांति को रोकना भारत की नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें पुलिस, खुफिया एजेंसी और विशेष बल जो है वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तीसरे पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि अर्थव्यवस्था और आर्थिक सुरक्षा। इसके अंतर्गत हम क्या देख सकते हैं कि मुख्य जो विषय है वो है आर्थिक विकास, वित्तीय स्थिरता, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा की नीति को इसमें शामिल किया जाता है। आर्थिक मजबूती से राष्ट्र की सुरक्षा को भी सुदृढ़ता यानी कि मजबूती मिलती है। चौथे पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं साइबर सुरक्षा, जो कि आज के समय में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिजिटल युग में देश में साइबर हमले, डाटा चोरी और डिजिटल आधारभूत संरचना को नुकसान से सुरक्षित रखने के लिए साइबर सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता है। पांचवें बिंदु के रूप में हम देख सकते हैं राजनयिक और सामरिक संबंध, यानी कि सामरिक सहयोग, वैश्विक संस्थाओं में सहभागिता, पड़ोसी देशों के साथ संबंध और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की भूमिका को सुरक्षित और मजबूत बनाना जो है वो इस पॉइंट के अंदर शामिल किया जाता है। लास्ट हमारा जो 6 पॉइंट आप लिख सकते हैं वो है मानवीय और सामाजिक सुरक्षा, जो कि एक महत्वपूर्ण बिंदु भी है। नागरिकों के अधिकार, मानवाधिकार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक स्थिरता और प्राकृतिक आपदाओं या महामारी से सुरक्षा को भी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति के साथ जोड़ा गया है। तो ये सभी घटक जो है वो भारत की सुरक्षा नीति को व्यापक, सशक्त और बहुआयामी बनाते हैं। तो आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन जो है वो बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो क्विकली चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 30, जो कि है भारत के विभाजन से उत्पन्न विभिन्न समस्याओं का परीक्षण कीजिए। भारत सरकार ने इन समस्याओं को किस प्रकार समाधान किया।
तो क्विकली चलते हैं इसके पार्ट 1 की तरफ। पार्ट 1 में पूछा गया है कि भारत के विभाजन से उत्पन्न जो समस्याएं थी वो कौन सी थी। तो यहाँ पर बेसिकली 3 पॉइंट के लिए तो 3 समस्याएं तो आपको लिखनी है। सबसे पहली थी जनसंख्या विस्थापन और शरणार्थियों की समस्या, जिसके अंतर्गत हम देख सकते हैं कि भारत पाकिस्तान विभाजन के दौरान लाखों लोग जो थे अपनी मातृभूमि उनको छोड़नी पड़ी। हिंदू सिख पाकिस्तान से भारत आए और मुसलमान भारत से कहाँ गए, पाकिस्तान गए। इस अभूतपूर्व प्रवासन में व्यापक हिंसा, लूटमार और हत्या को देखा जा सकता है। दूसरा पॉइंट हम देख सकते हैं इसमें धार्मिक सांप्रदायिक दंगे, यानी कि विभाजन के समय व्यापक सांप्रदायिक तनाव और जो हत्याएं थी वो हुई। हिंदू मुसलमानों के बीच अविश्वास, हिंसा और तनाव समाज में लंबे समय तक बना रहा। और तीसरा पॉइंट हम देख सकते हैं सीमा, पानी और राजनीतिक विवाद। तो भारत व पाकिस्तान के बीच नई सीमाएं तय हुई, जिसमें पंजाब, बंगाल और कश्मीर जैसे क्षेत्रों में विवाद पैदा हुआ। नहरी जल विवाद, जम्मू कश्मीर समस्या, संपत्ति का बंटवारा एवं रियासतों का विलय जैसी समस्याएं जो थी, जो बड़ी समस्याएं थी, उसको क्या करना पड़ा, भारत को उन समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो ये तो हो गया आपका पार्ट 1। दूसरा पार्ट जिसमें कि भारत सरकार ने इन समस्याओं का समाधान कैसे किया, उसमें आप पहला पॉइंट लिख सकते हो कि शरणार्थियों का पुनर्वास किया गया, प्रशासनिक और कानूनी व्यवस्था को तंदुरुस्त किया गया। और तीसरा पॉइंट इसमें आप लिख सकते हैं कि सीमा विवाद एवं पानी को हल किया गया। तो इसकी डिटेल जो है वो आपके डिस्प्ले पर आ रही है, उसे वहां से एक बार जरूर पढ़ ले। वीडियो लेक्चर ऑलरेडी लंबा हो गया है, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा कट शॉट करेंगे। स्क्रीनशॉट लेकर आप एक बार ये आंसर जरूर पढ़ लें। तो क्विकली चलते हैं हमारे आज के इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि अथवा का है और क्वेश्चन नंबर 30 का सेकंड पार्ट है। और क्वेश्चन है राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना जो थी वो क्यों की गई थी, इस आयोग की सिफारिशें जो थी वो क्या थी, इसके मुख्य परिणामों को उजागर कीजिए। तो बेसिकली ये क्वेश्चन 2+2+2 = 6, यानी कि 3 पार्ट में ये क्वेश्चन है और तीनों पार्ट के लिए आपको 2-2 अंक दिए जाएंगे। तो यहाँ पर पहला पार्ट जो है, जो कि है राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना क्यों की गई थी, उसके आंसर में आप लिख सकते हैं कि स्वतंत्रता के बाद भारत में विभिन्न रियासतों और राज्यों की सीमाएं अस्थायी और मिश्रित थी। कई क्षेत्रों में भाषा, संस्कृति और प्रशासनिक असुविधाओं को देखा जा सकता था। जनता की मांग थी कि राज्यों का गठन भाषा और सांस्कृतिक समानता के आधार पर हो। इसलिए भारत सरकार ने 22 दिसंबर 1953, डेट याद रखेंगे, 22 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग जो है उसकी स्थापना की, ताकि राज्यों की सीमाओं का निर्धारण जो है वो तर्क संगत और प्रशासनिक दृष्टि से सुविधाजनक ढंग से किया जा सके। दूसरा पॉइंट जो था क्वेश्चन का वो था राज्य पुनर्गठन आयोग की प्रमुख सिफारिशें क्या थी। तो उसमें आप लिख सकते हैं कि आयोग ने सिफारिश की कि राज्यों का गठन मुख्यतः भाषाई आधार पर किया जाए, जिससे प्रशासनिक अधिक सरल और लोगों के हितों के अनुरूप हो सके। आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन का सुझाव दिया और राज्यों की सीमाओं का निर्धारण में जनसंख्या, संस्कृति और प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखने की बात कही। और तीसरा और जो आखिरी पॉइंट है उसमें पूछा गया है राज्य पुनर्गठन आयोग के मुख्य परिणाम क्या निकले। तो उसमें आप लिख सकते हैं कि अधिनियम के अनुसार नवंबर 1956 में भारत को 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठित किया गया। आंध्र प्रदेश जो था वो पहला राज्य था जिसका गठन भाषा के आधार पर हुआ। इससे प्रशासनिक दक्षता बढ़ी, क्षेत्रीय असंतोष कम हुआ और देश में राष्ट्र निर्माण की जो प्रक्रिया है वो क्या हुई, मजबूत हुई। क्षेत्रीय और भाषाई पहचान को संवैधानिक रूप मिला, जिससे भारत में लोकतांत्रिक एकता और स्थिरता आई। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये जो हमारा पूरा पेपर है ये सॉल्व हो जाता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये पूरा पेपर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा और भविष्य में जो क्वेश्चन आने वाले हैं उसको आप इसी तरीके से फ्रेम करेंगे तो आप बोर्ड में अधिकतम अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, जहां पर हम अब जो है वो प्री बोर्ड की तैयारी करेंगे और डेली
कुछ क्विज जो हैं वो आपको यूट्यूब के पोस्ट पर मिलेंगे, उसे आप सॉल्व करना ना भूलें। और इन सभी क्वेश्चंस के जो आंसर हैं और जो बच्चे यहाँ पर हाई स्कोर करेंगे, उनका नाम जो है वो सेम डे पोस्ट पे रिलीज भी किया जाएगा। एक तरीके का एप्रिसिएशन है कि जो बच्चे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं उनको भी क्या मिलना चाहिए, एप्रिसिएशन मिलना चाहिए। तो इसी के साथ ये लेक्चर यहाँ पर ख़त्म करते हैं। जय भीम, जय भारत।